ठीक है। अब कुछ डायरेक्ट टैक्स के कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ रिफॉर्म्स देखते हैं जो हमारे इकोनॉमी में हुआ है। सबसे पहले आता है मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। होता क्या है, कुछ कंपनीज ऐसी होती है वो ना अपने प्रॉफिट और लॉस को, जो बुक्स में प्रॉफिट और लॉस है, वो उसको ऐसे शो करेंगे कि देख के तुमको लगेगा कि इनका कोई इनकम है ही नहीं, वो नलीफाई हो जाता है, लुक लाइक कि इनका टैक्स जीरो है। ठीक है, इनका कॉर्पोरेट टैक्स जीरो है। तो गवर्नमेंट ने ये चीज पकड़ लिया कि भाई कंपनीज आर इवेडिंग टैक्स इन। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, कि गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, अगर तुम ऐसे कंपनी हो जिसका बुक प्रॉफिट में टैक्स जीरो आ रहा है, तो फिर तुम्हें ये करना है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर तुम नलीफाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुम्हारा जितना भी प्रॉफिट होता है, मेरे को लॉस से बाकी चीज से किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, जितना भी तुम्हारे बुक्स में प्रॉफिट आ रहा है तुमको, उस प्रॉफिट में से 18.5% तुमको टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज द मिनिमम ऑल्टरनेटिव। ठीक है। देन कम्स इक्वलाइजेशन डिवाइड और द गूगल टैक्स। ये क्या होता है कि जो भी फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज है, जिनका इंडिया में कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई भी फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी जैसे गूगल, इनका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ठीक है, बट इनके थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, डिजिटल इनकम होता है। ठीक है, कोई भी फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी जो कि इंडिया में परमानेंटली एस्टेब्लिश नहीं है, उसका अगर कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन या इनकम पे टैक्स लगता है, दैट टैक्स इज नोन एज द इक्वलाइजेशन लीड। ठीक है। देन कॉर्पोरेट टैक्स पे थोड़ा रिडक्शन किया गया है, क्यों? ताकि कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस होगा थोड़ा सा तो कंपनीज का टैक्स कमेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया विल बिकम अ वेरी ग्लोबल अट्रैक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। मोर कंपनीज विल कम टू इंडिया, मोर कंपनीज विल इन्वेस्ट इन इंडिया। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे टैक्स कम देना पड़ रहा है। ठीक है। देन कम्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये अभी अबॉलिश हो चुका है। ये था कि कंपनीज का ये होता है, कंपनीज को जो भी प्रॉफिट होता है, वो अपने प्रॉफिट का कुछ एक अमाउंट अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। दिस अमाउंट इज नोन एज द डिविडेंड। ठीक है, इस डिविडेंड पे भी टैक्स लगता था, ये टैक्स अभी नहीं लगता। ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड द गाफा टैक्स। ठीक है, गाफा का फुल फॉर्म गूगल, amazon, फेसबुक, एप्पल। ठीक है, जीएफ। ये एक फ्रेंच टैक्सेशन है। ठीक है, एंड इट इज समवट सिमिलर टू द इक्वल, हमने इक्वलाइजेशन डिवाइड पढ़ा गूगल टैक्स, ये समवट उससे सिमिलर है कि ये कंपनीज यूएस बेस्ड है। ठीक है, फॉर फ्रांस दे आर फॉरेन कंपनीज, फ्रांस में इनका कोई प्रॉपर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इनका जो भी फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है फ्रांस पे, उस पे फ्रांस से टैक्स लगा। ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट सम इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी के पहले देखते हैं, जीएसटी आने के पहले, क्योंकि जीएसटी आने के बाद ये बहुत सारे टैक्सेस जीएसटी में इंक्लूड हो गए। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द इनडायरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आता है वैल्यू एडेड टैक्स। होता क्या है कि जब भी तुम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो, हर स्टेप पे उस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ता है। फॉर एग्जांपल मैं एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेता हूँ, एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, उसको मैंने चेयर के पार्ट्स में काट लिया, तो अगले स्टेप में उसका वैल्यू बढ़ गया। इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने उसको ग्लू से जोड़ दिया एक चेयर के शेप। ठीक है, तो उसका वैल्यू और बढ़ गया। उसके अगले स्टेप में मैंने उस चेयर में पेंट मार दिया, एक प्रॉपर चेयर बन गया वो, उसका वैल्यू अब और बढ़ गया। तो क्या हो रहा है, एट ईच स्टेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज। ठीक है, द वैल्यू इज गेटिंग एडेड। ठीक है, ज्यादा वैल्यू हो रहा है हर स्टेप। तो अब एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत ये थी कि जैसे जैसे हर स्टेप पे उसका वैल्यू बढ़ता है, तो उसका वैल्यू बढ़ते ही उस पर नया करके टैक्स लग जाता है, कॉल्ड द वैल्यू एडिशन टैक्स। अब यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब कि कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब है कि एक ही चीज पे बार बार टैक्स लग रहा था। उसका लकड़ी को चेयर के पार्ट्स में काटते ही उसका वैल्यू बढ़ गया, उस पर टैक्स लग गया। जैसे ही उसको ग्लू से चिपकाया, उसका वैल्यू बढ़ गया, फिर से टैक्स लग गया। सेम थिंग गेटिंग द टैक्स अगेन एंड अगेन। दिस वाज अ कैस्केडिंग इफेक्ट। अभी तो खैर ये नहीं है, ये खत्म हो चुका है।
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे जो टैक्सेस होते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टॉक एक्सचेंज पे जो लोग स्टॉक्स शेयर्स बेचते हैं खरीदते हैं उन ट्रांजैक्शन पे जो टैक्सेस लगते हैं। देन कमोडिटीज, नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पेट्रोलियम, इन कमोडिटीज के खरीदने बेचने के ट्रांजैक्शन पे जो टैक्स लगता है दैट इज अराउंड 0.01%, दैट इज नोन एज कमोडिटीज टैक्स। देन वी हैव कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है समझो। हम जो शेयर्स को खरीदते बेचते हैं, शेयर बेचने के बाद शेयर पे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है दैट प्रॉफिट इज आवर गेन। ठीक है, तो उस गेन पे जो अलग से एक टैक्स लगता है दैट इज नोन एज द कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, अगर मैंने शेयर आज खरीदा और शेयर को मैंने 36 मंथ्स यानी 3 साल होने के पहले ही बेच दिया तो वो एक शॉर्ट टर्म शेयर कहलाता है, उस पे एसटीसीजी लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, इट इज अबाउट 15% इन इंडिया। ठीक है, और अगर मैंने शेयर खरीद के शेयर को 36 मंथ से ज्यादा रख, मैंने 3 साल से ज्यादा रख के उसको बेचा तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, उस पर लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, एलटीसी। इंडिया में एलटीसीजी का रेट है अप्रोक्सीमेटली 20%। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी लाने के लिए ये बहुत बड़ी चीज थी, तो जीएसटी लाने के लिए गवर्नमेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा था। अमेंड करना मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ा था थोड़ा सा। अमेंडमेंट क्या है? यू विल रीड द फर्दर डिटेल्स इन योर पॉलिटिकल्स। इसका एक ही एम था, वन नेशन वन टैक्स, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखे होगे दुनिया भर के टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, वैट ये वो, एसटीटी एसटी, ये टैक्स वो टैक्स, होता क्या है टू मेनी टैक्स। तो गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया कि सारे टैक्सेस को एक अम्ब्रेला के नीचे एक जगह पे ग्रुप कर देने और उस टैक्स को नाम देने जीएसटी, कि वन नेशन के लिए वो एक ही टैक्स। ठीक है, तो इस जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया, मतलब अपने अंदर ले लिया। ठीक है, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में से सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस थे जो अब जीएसटी के अंडर आ गए, अलग से ये नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट में वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, ये टैक्सेस अब जीएसटी के अंदर आ गए। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस थे। अब जीएसटी 3 प्रकार का है। पहला है सीजीएसटी, जो जीएसटी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है हम पे दैट इज द सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। जो जीएसटी हम पे स्टेट गवर्नमेंट लगाती है दैट इज द एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी दैट इज। ठीक है, एंड उसके अलावा एक और जीएसटी है नोन एज द आईजीएसटी, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, मान लो कोई सामान वेस्ट बंगाल से बिहार जा रहा है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है। ठीक है, तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो सवाल ये उठता है कि उस सामान का जीएसटी कौन से स्टेट में भरा जाएगा। तो इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो इंटर स्टेट मूवमेंट होते टाइम ये जो एक दूसरे स्टेट में जा रहा है, दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो एक टैक्स भरा जा रहा है दैट इज द आईजीएसटी। अब ये कहाँ भरते हैं? इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब अगर प्रोडक्ट वेस्ट बंगाल से निकल के बिहार जा रहा है तो वेस्ट बंगाल इज द सोर्स, बिहार इज द डेस्टिनेशन। ये आईजीएसटी डेस्टिनेशन पे भरा जाएगा यानी बिहार में भरा जाएगा। ठीक है, तो आईजीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, कि जब भी इंटर स्टेट मूवमेंट होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, तो जिस स्टेट पे वो जा रहा है, जहां पहुंचेगा वो जो उसका डेस्टिनेशन, वहां पे जो टैक्स भरा जाएगा दैट इज नोन एज द आईजीएसटी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A में द जीएसटी काउंसिल इज मेंशन्ड। व्हाट इज द जीएसटी काउंसिल? इट इज अ बॉडी that makes all the rules and regulations and takes care of all the GST mechanism in our country. GST काउंसिल का चेयरमैन कौन? द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, उसके अलावा और मेंबर्स कौन कौन है? स्टेट्स के मिनिस्टर्स हैं, उसके साथ साथ
जो फाइनेंस के लिए हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है और एक नॉर्मल मिनिस्टर क्या होता है, ऑल दोस डिफरेंसेस विल बी टेकन केयर ऑफ इन योर पॉलिटिकल्स। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल, द चेयरपर्सन इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड द मेंबर्स इंक्लूड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड अदर स्टेट मिनिस्टर्स। ठीक है, वोटिंग जो भी डिसीजन होता है इस काउंसिल में, सारे डिसीजंस के लिए वोटिंग होती है। सेंटर के पास 1/3 वोटिंग शेयर है, स्टेट्स के पास 2/3 वोटिंग शेयर। और जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए, मतलब 4 लोगों में से 3 लोगों को उसके लिए यस बोलना पड़ेगा, तभी जाके वो डिसीजन काउंसिल में पास। जीएसटी के 4 रेट्स है हमारे कंट्री में, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, अब जो लग्जरी या सिन गुड्स है, लाइक कुछ कॉस्टली ब्रांडेड क्लोथ्स, सिन गुड्स लाइक अल्कोहल, सिगरेट्स, टोबैको और गैम्बलिंग, दीज आर सिन गुड्स। ठीक है, इन सिन गुड्स पे जो एक्स्ट्रा एक टैक्स लगता है दैट इज नोन एज द कॉम्पेंसेशन सेस। ठीक है, ये सब 28% वाले ब्रैकेट में आते हैं, इन चीजों पे बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। ठीक है, अब एक और चीज तुम सोच रहे होगे कि जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंडेशंस लेजिस्लेचर को देगी, पार्लियामेंट को देगी, क्या वो पार्लियामेंट को मानना ही पड़ेगा, क्या वो पार्लियामेंट पे बाइंडिंग है? आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ये कहा है कि जीएसटी काउंसिल जो भी रिकमेंडेशंस, जो भी एडवाइस पार्लियामेंट को देगी, पार्लियामेंट में और मे नॉट लिसन टू इट, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट। ठीक है, ठीक है, अब जीएसटी के कुछ कुछ मैकेनिज्म्स देखते हैं। सबसे पहला आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या है समझो। मान लो तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम शर्ट बनाते हो। ठीक है, तुमने जब शर्ट का रॉ मटेरियल खरीदा तो रॉ मटेरियल्स खरीदते टाइम तुमको उन पे जीएसटी भरना पड़ा है। ठीक है, फिर तुमने शर्ट बना ली, अब तुम शर्ट बेचने जा रहे हो, तो बेचते टाइम तुमको उस शर्ट में फिर से जीएसटी भरना पड़ेगा। तो व्हाट इज हैपनिंग, अगेन कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस इज हैपनिंग। कैस्केडिंग ऑफ टैक्स मतलब एक ही चीज पे तुम बार बार टैक्स भर रहे हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट रखा गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है, ये जो एक्स्ट्रा टैक्स तुम्हें भरना पड़ रहा है, ठीक है, इसका बेसिकली तुम्हें एक रिबेट मिल जाता है। ठीक है, मतलब दे कवर इट अप फॉर यू, आइदर वो तुमको जीएसटी टैक्स में वो अमाउंट कम कर देंगे जो नेक्स्ट टैक्स दोगे तुम, ठीक है, और दिस मनी विल बी गिवन बैक। ठीक है, या फिर वो माफ कर दिया जाए। देन कम्स द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, कि जीएसटी जो है वो बायर को भरना पड़ता है, सेलर को नहीं। जीएसटी लगता सेलर पे ही है लेकिन भरता बायर। ठीक है, तो दैट इज वाई इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि सेलर अपना टैक्स लायबिलिटी बायर पे शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, देन जो भी ऐसे गुड्स है जिनका मार्केट वैल्यू 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज से ज्यादा है, उनको ट्रैक करने के लिए एक नंबर दिया जाता है, लाइक ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर इज नोन एज ई वे बिल। कॉम्पोजिशन स्कीम देखो, जीएसटी किन्हें भरना पड़ेगा, अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है उसको जीएसटी नहीं देना है। ठीक है, दूसरा, कंप्लायंस रूल्स बहुत ही सिंपल है, इनका टैक्स रेट्स बहुत ही कम है। बस ये है कि अगर कोई कंपनी कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गई जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस से कम है, इन लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। दूसरा, ये ई कॉमर्स नहीं कर सकते। तीसरा, ये इंटर स्टेट सेल्स भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो कंपटीशन स्कीम में आने के लिए क्या करना पड़ता है, योर टर्नओवर शुड बी लेस देन 1.5 करोड़ रुपीस। इफ इट इज, देन योर टैक्स रेट्स आर वेरी लो एंड फिक्स्ड। ठीक है, बट you will not get input tax credit, you will not have any interstate sales, you won't have any e-commerce also। ठीक है, प्लस जीएसटी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एम है एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। ठीक है, इस एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का काम क्या है,
इस एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का काम ये है कि देखो, किसी चीज का प्राइस 10 रुपए है, उसका टैक्स ज्यादा है, अगर उसका टैक्स कम हो जाए तो उसका प्राइस 8 रुपए के आसपास आ जाना चाहिए, है ना। बट बहुत सी कंपनीज क्या करती है, टैक्स कम होने के बाद भी 10 का सामान 10 पे बेचती है, क्यों? उनको प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट वांट्स टू मेक श्योर इफ द टैक्सेस आर कमिंग डाउन, देन उसका बेनिफिट कस्टमर को मिले। टैक्स कम हो तो चीजें भी सस्ती होनी चाहिए, ठीक है। नाउ देयर आर सम टर्म्स दैट वी नीड टू लुक। फर्स्ट, वी हैव टैक्स मिटिगेशन। टैक्स मिटिगेशन इज अ लीगल प्रोसेस। उसके थ्रू क्या करते हैं, लोग टैक्स को मिटिगेट करते हैं, मतलब जितना हो सके उतने कम टैक्स भरते हैं, ठीक है, टू लोअर द टैक्स। टैक्स अवॉइडेंस, अगेन इट्स लीगल बट इट इज नॉट एथिकली राइट, कि तुम लूप होल्स निकालते हो और तुम टैक्स भरते ही नहीं। टैक्स मिटिगेशन में क्या हो रहा है, इट्स लीगल वे बट यू आर डिक्रीजिंग द टैक्स बर्डन ऑन योरसेल्फ, ठीक है, बट तुम भर रहे हो। टैक्स अवॉइडेंस की तुम टैक्स भर ही नहीं रहे बट यू आर डूइंग इट लीगली, लूप होल्स निकाल। एंड लास्ट इज टैक्स इवेजन, ये इलीगल होता है, जब तुम इलीगली टैक्स को बिना भरे पैसे छुपा के रखते हो, दैट इज टैक्स इवेजन। टैक्स से कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज देखते हैं। द सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है देश में वो बनाता है। देन द ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो फेमा है और पीएमएलए है। पीएमएलए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। अगर इन एक्ट्स के अंडर कोई क्राइम होता है जहां ये लॉस लगेंगे, उन क्राइम्स को ईडी हैंडल करता है, ठीक है। एंड द एफआईयू इंडिया, ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये क्या करता है, ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करता है। कोई भी अगर टैक्स फ्रॉड या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो, ये उसको रिपोर्ट करे। ना दो टर्म्स, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है, सबसे पहले ब्लैक मनी समझ लेते हैं। ब्लैक मनी मतलब जो इनकम तुम छुपाते हो ताकि तुम्हें टैक्स ना देना पड़े, दैट हिडन और कंसील्ड इनकम, जो इलीगल इनकम है तुम्हारा, जो तुम छुपा रहे हो ताकि तुमको टैक्स ना भरना पड़े, that छुपाया हुआ इनकम इज योर ब्लैक मनी। और कभी कभी लोग क्या करते हैं, जो ब्लैक मनी है, लोग उस ब्लैक मनी को किसी एक सोर्स के थ्रू पास कराते हैं उसको व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, टू मेक इट लुक लाइक लीगल। ब्लैक मनी लिया, ब्लैक मनी को किसी एक हॉस्पिटल के थ्रू खुद ही का बिल बना लिया उसको, तो देख के लगा कि वो व्हाइट। So when you are making the black money appear like white money by doing some tricks, that is known as money laundering. ठीक है, these are illegal activities. Never ever get involved in such things in ever in life. ठीक है, तो in the summary we talked about direct and indirect taxes. We talked about some important articles of the constitution. ठीक है, so that was it from taxation, a very important chapter. I hope it was a helpful session for all of you. ठीक है, I'll see you guys again in another video very soon. Until then, take care, goodbye, and Jai Hind.